नमस्कार। आप सभी ने चैप्टर 3 मानव जनन का भाग 10 तक देखा। भाग 10 में आपने एक संपूर्ण अंडजनन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से मादा के अंडाशय में अंडजनन की प्रक्रिया द्वारा एक अंडाणु का निर्माण होता है। तो आज के इस लेक्चर में यानी भाग 11 में पढ़ेंगे कि एक अंडाणु की संरचना कैसी होती है। अंडाणु हम सभी को पता है कि अंडाणु क्या होता है, मानव में मादा युग्मक होता है। तो देख लेते हैं मानव जनन चैप्टर 3 क्लास 12 भाग 11 में मानव जनन। चैप्टर 3 है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक अंडाणु की संरचना। हम पिछले क्लासेस को हम रिवाइज करेंगे। जब हम बताए थे पार्ट 7 में कि युग्मक जनन क्या होता है। पार्ट 7 में क्या बताए थे? पार्ट 7 में हम बताए थे युग्मक जनन के बारे में। युग्मक जनन, गेमेटोजेनेसिस के बारे में कि हमने बताया था कि युग्मक जनन में कि युग्मकों का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। अब बात यह उठता है कि युग्मक किन में बन रहा है। अगर हम नर की बात करें, किनका, नर का, तो नर में जो युग्मक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? नर युग्मक। नर युग्मक। और नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। अब जब नर युग्मक यानी शुक्राणु बनता है तो इस बनने को प्रोसेस को क्या कहते हैं? शुक्र जनन। जब नर में नर युग्मक बनता है यानी शुक्राणु, तो इन नर युग्मक बनने को क्या कहते हैं? शुक्र जनन। और यह शुक्र जनन किसमें हो रहा है? वह हो रहा है नर के वृषण में हो रहा है। अब बात करेंगे कि युग्मक जनन मादा में होता है तो क्या कहते हैं? मादा में क्या होता है? मादा युग्मक बनता है, मादा युग्मक। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। और अंडाणु किसमें बनता है? तो अंडाणु बनता है अंडाशय में। अब यह अंडाणु बनने को क्या कहते हैं? यानी मादा में अंडाणु बनने का एक प्रोसेस दिया गया है, उनको बोलते हैं अंडजनन। अंडजनन, अंडजनन। और अंडजनन किन में होता है? अंडाशय में। अंडाशय में यानी अंडजनन के द्वारा क्या होता है? अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, मादा युग्मक। और इनमें शुक्र जनन के द्वारा वृषण में किसका निर्माण होता है? नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। इनके बारे में हम कब बताए थे? युग्मक जनन हम पार्ट 7 में बताए थे। अब जो शुक्र जनन हम बताए थे पार्ट 8 में। पार्ट 8 में बताए थे शुक्र जनन। और शुक्र जनन में जो शुक्राणु बन रहा है तो हम इनकी संरचना भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? संरचना। किनकी संरचना? शुक्राणु का, जो कि नर युग्मक होता है। संरचना कब पढ़े थे? पार्ट 9 में। इतना हम पढ़ लेते ना। अब देखेंगे कि जो मादा युग्मक है यानी अंडाणु, तो जो ये अंडाणु बन रहा है तो अंडजनन के बारे में हम कब पढ़े थे? पार्ट 10 में। तो पार्ट 10 में आप अंडजनन के बारे में पढ़ लिए थे कि अंडाशय में अंडजनन के द्वारा अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। तो अब जो अंडाणु का निर्माण हो रहा है तो इन अंडाणु की संरचना तो पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि ये अंडाणु क्या है? एक मादा युग्मक है और शुक्राणु क्या है? एक नर युग्मक है। तो नर युग्मक के बारे में तो पढ़ चुके हैं और इनकी संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम मादा युग्मक के बारे में तो पढ़ाए थे पार्ट 10 में, उनका प्रोसेस किस तरह से हुआ था। अब देखेंगे कि जो अंडाशय से अंडाणु बन रहा है इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 11 में, जो कि आज का लेक्चर है। रिवाइज इसलिए कर देते हैं ताकि आपको पता चले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और रिवाइज करने से आपको अच्छे तरीके से समझ भी आता है आगे का लेक्चर। तो संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि अंडाणु की संरचना। अंडाणु की संरचना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो देखेंगे कि अंडाशय जो में अंडाणु बनता है वह अंडाणु
मानव में मादा युग्मक होता है। अब देखेंगे कि अंडाणु के भीतर क्या होता है। तो अंडाणु के भीतर एक बड़ा केंद्रक होता है। अंडाणु के भीतर एक बड़ा केंद्रक होता है और यह केंद्रक अगुणित होता है। अगुणित, अगुणित का मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो, यानी n। अंडाणु के भीतर एक बड़ा केंद्रक होता है जो कि अगुणित होता है। अंडाणु के भीतर के जो कोशिका द्रव्य है, अंडाणु के भीतर ये जो कोशिका द्रव्य है, इन कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? इन कोशिका द्रव्य को कहा जाता है उप्लाज्म। इन कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? उप्लाज्म। इसको इंग्लिश में बोलेंगे उप्लाज्म। अब अंडाणु चारों तरफ से एक कला द्वारा घिरी रहती है। अंडाणु चारों तरफ से एक कला द्वारा घिरी रहती है। जिसे कहा जाता है अंड कला या पीतकी कला। अंड कला या पीतकी कला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विटेलिन मेम्ब्रेन। अब ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, यानी अंडाणु और अंडकला के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को कहा जाता है पेरीविटेलिन स्पेस। पेरीविटेलिन स्पेस। अब इस अंडकला या पीतकी कला के चारों तरफ एक और आवरण पाई जाती है। इस अंडकला या पीतकी कला के चारों तरफ एक अन्य अकोष्ठी पारदर्शी कला। इस अंडकला या पीतकी कला के चारों तरफ एक अन्य अकोष्ठी क्या पाई जाती है? पारदर्शी कला पाई जाती है। पारदर्शी कला, जिसको बोलते हैं जोना पेलिसिडा, जो कि कैसा होता है? अकोष्ठी होता है। अकोष्ठी यानी नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर। अकोष्ठी का मतलब इनमें कोशिका नहीं पाई जाती हैं, ये प्रोटीन होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब इन प्रोटीन का कुछ काम है, आगे बताएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, इसको इंग्लिश में कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये अब इस जोना पेल्यूसिडा के बाहर एक अन्य कोशिका की परत पाई जाती है। इस जोना पेल्यूसिडा के बाहर कोशिका की एक और लेयर पाई जाती है, जिसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिएटा। इस पारदर्शी अकोष्ठी कला जो जोना पेल्यूसिडा है, इन जोना पेल्यूसिडा के चारों तरफ एक अन्य कोशिका की परत पाई जाती है, जिसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिएटा। अब ये पूरा संरचना क्या है?
मानव में अंडाणु की संरचना है। मानव में अंडाणु की संरचना, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अंडाणु जो कि मानव में मादा युग्मक होता है, जो कि एक गोलाकार और अचल संरचना है। अंडाणु के भीतर एक बड़ा केंद्रक होता है जो अगुणित होता है। अंडाणु चारों तरफ से एक कला द्वारा घिरा होता है जिसे अंड कला या पित्तकी कला कहते हैं। इस अंड कला या पित्तकी कला के चारों ओर एक अन्य अकोशिकीय पारदर्शी कला पाई जाती है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। जोना पेल्यूसिडा के बाहर एक कोशिका की परत और पाई जाती है जिसे कोरोना रेडिएटा कहता है। और जो अंडाणु के भीतर जो कोशिका द्रव होती है जिसे उपप्लाज्म कहते हैं, इस कोशिका द्रव में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। आप इतना नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब हम इसे इरेज करते हैं। अब देखेंगे कि जो कोरोना रेडिएटा है या जो जोना पेल्यूसिडा है, हमने बताया था कि शुक्राणु में जब संरचना पढ़ा रहे थे कि जो ये शुक्राणु होता है, शुक्राणु के शीर्ष पर क्या होता है? शुक्राणु के शीर्ष पर क्या होता है? एक टोपीनुमा संरचना होता है। हमने बताया था कि शुक्राणु के शीर्ष पर एक ऐसे टोपीनुमा संरचना होती है जो किससे मिलकर बनी होती है? गाल्जी काय से मिलकर बनी होती है। और इनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम पाए जाते हैं। इस एंजाइम को क्या कहते हैं? हाइलुरोनिडेज एंजाइम। यह हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है? ये जो अंडाणु का जो बाहरी लेयर, ये जो है कोरोना रेडिएटा जोना पेल्यूसिडा, यह क्या करता है? हाइलुरोनिडेज जैसे ही शुक्राणु वेजाइना के माध्यम से जैसे फैलोपियन नलिका में पहुंचता है और अंडाणु के पास आता है, तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है? इन दोनों परतों को गला देता है। जो ये कोरोना रेडिएटा है या जोना जो पेल्यूसिडा है, इन दोनों परतों को क्या करता है? गलाकर ये इनका न्यूक्लियस शुक्राणु का अंडाणु के भीतर पहुंच जाता है। ठीक है, इनका काम क्या है? इनका ये काम है। हमने बताया था कि जो जोना पेल्यूसिडा का जो ग्राही प्रोटीन है, हमने बताया ना कि जोना पेल्यूसिडा में क्या पाया जा रहा था? प्रोटीन पाया जा रहा था। तो उनका प्रोटीन क्या करता है? जो जोना पेल्यूसिडा का जो ग्राही प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन डिसाइड करता है कि कौन सा शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करेंगे, कौन सा शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि शुक्राणु क्या होते हैं? एक बार जब इजेकुलेशन होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब मेल के पेनिस से जब स्पर्म निकलते हैं, तो करीबन हमने बताया था कि उनमें 200 से 300 मिलियन क्या होते हैं? स्पर्म आते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म आते हैं। तो उन 200 से 300 स्पर्म में से केवल एक ही स्पर्म क्या करता है? इन अंडाणु को भेदते हुए अंदर प्रवेश करता है। केवल एक ही शुक्राणु इस तरीके से अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। और यह प्रवेश कराने में कौन हेल्प करता है अंडाणु का? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा में क्या पाया जा रहा था? प्रोटीन पाया जा रहा था। प्रोटीन पाया जा रहा था। और यह प्रोटीन डिसाइड करता है कि कौन सा शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा, कौन सा शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। चलिए नोट कर लिए आप। अब थोड़ा और समझ लेते हैं कि हमने बताया कि ये जो अंडाणु है, अंडाणु क्या है? एक युग्मक है। अंडाणु क्या है? एक युग्मक है। और यह युग्मक किसमें पाया जा रहा है? युग्मक तो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो पौधों में पाए जाने वाले युग्मक है या तो मनुष्यों में पाए जाने वाले युग्मक है। तो जो हम मनुष्यों की बात करें
तो अंडाणु एक युग्मक है और यह युग्मक किसमें पाए जा रहे हैं? मानव में पाए जा रहे हैं, मानव में। और मानव में भी दो लोग हो सकते हैं, जैसे एक नर और दूसरा मादा, एक नर और मादा। तो यह युग्मक जो अंडाणु है यह मानव में नर युग्मक है कि मादा युग्मक? तो इतना तो बता चुके हैं कि अंडाणु मानव में मादा युग्मक होता है। क्या होता है? मादा युग्मक होता है। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। अब देखेंगे कि जो अंडाणु था, अब इतना ध्यान दीजिए कि जो अंडाणु था, ये जो अंडाणु था, इन अंडाणु के पास कोई ऐसा संरचना अलग से नहीं पाई जा रही है कि यह गति करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके। हमने बताया था जब शुक्राणु की संरचना के बारे में कि जो शुक्राणु होता है, इन शुक्राणु के पास क्या होता है? एक फ्लैजिला होता है, पूंछ होता है, जिनके माध्यम से यह वजाइना के द्वारा, विट्रस के द्वारा पहुंच सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन इनके पास जो अंडाणु है, ये अंडाणु के पास ऐसा कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं पाए जा रही है गति करने के लिए कि यह फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके। तो यह कैसे पहुंचती हैं? इनमें कोई तो रास्ता होगा ना पहुंचने का फैलोपियन ट्यूब के अंदर। हम पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बना के हम बता देते हैं किस तरीके से पहुंचता है। ये फिमरी है, ये अंडाशय है, ये तो गर्भाशय है, ये अंडवाहिनी है। तो जैसे ही अंडाशय से अंडाणु मोचित हुआ तो सबसे पहले यह कहाँ जाएगा? तो इन अंडाणु को यह फिमरी अपनी तरफ कैच कर लेगा, यह फिमरी कैच कर लेगा। कैच किया इस तरीके से। अब यह कैच किया तो फिमरी जैसे ही कैच किया तो यह अंडाणु फिमरी में पहुंच गया। तो फिमरी से आगे या इस स्थान पर जो कि निषेचन का स्थान होता है, एम्पुलरी स्थमक जंक्शन, सेंक्टिपस जंक्शन, तो इस स्थान पर यह अंडाणु यहाँ तक कैसे पहुंचता है? तो इनके जो अंडवाहिनी है, इस अंडवाहिनी के अंदर एक छोटी छोटी रोम जैसी संरचना पाई जाती है, छोटी छोटी रोम जैसी संरचना पाई जाती है जिसे पक्षमाभिका कहते हैं। इस अंडवाहिनी के अंदर छोटी छोटी रोम जैसी संरचना पाई जाती है जिसे पक्षमाभिका कहते हैं। इस तरीके से जैसे ही यह फिमरी में अंडाणु आती है तो अंडाणु क्या करती हैं? यह पक्षमाभिका के द्वारा गति करने लगती हैं। अंडाणु क्या होता है? एक गोल संरचना है ना, इनमें कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही यह अंडवाहिनी में पहुंचती हैं तो ये जो सिलिया है, पक्षमाभिका है, इसको क्या बोल रहे हैं? पक्षमाभिका। या सिलिया बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं? अंडाणु जैसे अंडवाहिनी में पहुंचती हैं तो सिलिया क्या करती हैं? इन अंडाणु को आगे गति करवाती हैं, यानी सिलिया आगे ढकेलती हैं। इस अंडाणु को आगे सिलिया क्या करे? ऐसे ढकेली तो अंडाणु आगे और पहुंच गया। फिर अंडाणु को सिलिया आगे ढकेली तो और आगे पहुंच गया, फिर ढकेली आगे पहुंच गया। इस तरीके से कहाँ पहुंच जाती हैं? एम्पुलरी स्थमक जंक्शन पर क्या पहुंच जाती हैं? अंडाणु पहुंच जाती हैं। और अंडाणु जब पहुंच जाती हैं तो यहीं पर स्पर्म आता है और स्पर्म इनकी बाहरी परतों को, कोरोना रेडिटा, जोना पेलिसिडा को गलाकर अंदर प्रवेश करता है और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो अब समझ में आया ना कि किस तरीके से अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंचता है गति करके। इतना समझ में आया? तो अंडाणु की संरचना के बारे में तो आप समझ गए होंगे। तो अब इनका हम डिफिनेशन लिखेंगे। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए या इन अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हम अभी लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अंडाणु क्या है? मानव में मादा युग्मक होता है। तो मानव में मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। अंडाणु कहलाता है। अंडाणु के भीतर पहले इस तरीके लिखेंगे कि अंडाणु एक गोलाकार
अचल संरचना होती है। अचल संरचना होती है जो कि अंडाशय से अंडवाहिनी में पक्षमाभिका के द्वारा गति करके पहुंचती हैं। गति करके पहुंचती हैं। अंडाशय के भीतर एक बड़ा केंद्रक होता है। अंडाशय के भीतर, सॉरी, अंडाणु के भीतर अंडाणु के भीतर एक बड़ा केंद्रक होता है। एक बड़ा केंद्रक होता है। अंडाणु के कोशिका द्रव को अंडाणु के कोशिका द्रव्य को प्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म कहते हैं। और इस कोशिका द्रव में इस कोशिका द्रव में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। अंडाणु चारों तरफ से एक अंडकला या पित्त कला से घिरा होता है। अंडाणु चारों तरफ से एक अंडकला या पित्त की कला अंडकला या पित्त की कला से घिरा होता है। घिरा होता है। अंडकला या पित्त की कला के चारों ओर एक अन्य अकोशिकीय पारदर्शी कला होती है जिसे जोना पेलिसिडा कहते हैं। इस अंडकला या पित्त की कला के चारों तरफ एक अन्य अकोशिकीय पारदर्शी एक अन्य अकोशिकीय पारदर्शी कला जोना पेल्यूसिडा पाई जाती है। जोना पेलिसिडा पाई जाती है। और सबसे बाह्य स्तर और अंडाणु के सबसे बाह्य स्तर और अंडाणु की सबसे बाह्य स्तर क्या कहलाता है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना
रेडिएटा कहलाता है। और इसके आगे लिख सकते हैं कि जो जोना पेल्सिडा का ग्राही प्रोटीन है वह शुक्राणु के ग्राही प्रोटीन के साथ बंध बनाने अथवा न बनाने का निर्धारण करती है। ये भी लिख सकते हैं। जोना पेल्सिडा का जो ग्राही प्रोटीन होता है, जो ग्राही प्रोटीन होता है वह शुक्राणु के ग्राही प्रोटीन के साथ बंध बनाने अथवा न बनाने क्या करती है, निर्धारण करती है। ये इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे। कि फिर से हम एक बार पढ़ के बताते हैं। अंडाणु की संरचना में कि मानव में मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। अंडाणु एक गोलाकार अचल संरचना है जो अंडाशय से अंडवाहिनी में पक्षमाभिका के द्वारा गति करके पहुंचती है। अंडाणु के भीतर एक बड़ा केंद्रक होता है। अंडाणु के कोशिका द्रव्य को उप्लाज्म कहते हैं और इस कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। अंडाणु चारों तरफ से एक अंडकला या पित्तकी कला से घिरा होता है। इस अंडकला या पित्तकी कला के चारों तरफ एक अन्य अकोशिकीय पारदर्शी कला जोना पेल्यूसिडा पाई जाती है और अंडाणु की सबसे बाह्य स्तर कोरोना रेडिएटा कहलाता है। जोना पेल्यूसिडा का जो ग्राही प्रोटीन है वह शुक्राणु के ग्राही प्रोटीन के साथ बंध बनाने अथवा न बनाने का निर्धारण करती है। तो आप इस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे। अब अगर कोई पूछ दे कि अब बताइए कि मानव में मादा युग्मक कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे कि मानव में मादा युग्मक अंडाणु होता है। या कोई पूछ दे कि अंडाणु की सबसे बाह्य स्तर को क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे, कोरोना रेडिएटा। कोई पूछ ले कि अंडाणु के भीतर के कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे, उप्लाज्म कहते हैं। अब बताओगे कि अंडाणु के अंदर कौन से स्तर हैं जिन स्तर को शुक्राणु के जो एंजाइम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम वो उन स्तरों को गलाकर अंदर प्रवेश कराने में शुक्राणु को मदद करता है। तो क्या बताएंगे, दो परत होती हैं, पहला जोना पेल्यूसिडा और दूसरा कोरोना रेडिएटा। इन्हीं दो परतों को शुक्राणु के अंदर जो एंजाइम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम या एंजाइम इन परतों को गलाकर अंदर प्रवेश करने में शुक्राणु को मदद करता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो आई होप ये क्लासेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आई। अगर कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उन कमेंट को पढ़कर आप डाउट को क्लियर करूंगा। तो आज की क्लासेस बस यहीं तक। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लासेस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास या आपके सिस्टर एंड ब्रदर के पास, या जो भी क्लास 12th में हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके पास शेयर कीजिए। तो बस जुड़े रहिए हमारे चैनल बायोटेक विजन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।